One more time. Thank you. संदीप पाठक जी, आतिशी जी, आवाज नहीं है अभी आ जाएंगे। हाँ, संदीप पाठक जी, आतिशी जी, दीपक बाबरिया जी, सौरभ भारद्वाज जी, अरविंदर सिंह लवली जी और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, नमस्कार। पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ में लोकसभा के सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चलते रही और आपको इस बात की जानकारी है कि 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हुआ। उसकी घोषणा लखनऊ से हुई। समाजवादी पार्टी को 1 सीट लोकसभा की खजुराहो, ये मध्य प्रदेश में देने का भी ऐलान लखनऊ से किया गया। पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के साथ लंबी चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है, जिसको आपके समक्ष यहां पर मैं रखने का काम करूंगा। मुझे खुशी है कि 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे और जिस तरह की परिस्थितियां आज मुल्क में बनी है, जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है, वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में
विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर ये तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। तो संक्षेप में ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। ये संभव है, दो अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 पर प्रत्याशी रखने के बाद भी 7 पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। और इसी तरह की स्थिति सभी राज्यों में हम दोनों दलों के बीच में ही नहीं, तो इंडिया गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी तालमेल के साथ काम करते हुए अधिक से अधिक प्रत्याशियों को कामयाब करने की दिशा में प्रयास करेंगे। ये बोल हो गया। हरियाणा, चंडीगढ़ बोल। धन्यवाद मुकुल जी, आप सबका स्वागत है। तो सीटों के बारे में मुकुल जी ने सारे स्टेट्स का डिटेल में बता दिया है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी संस्थाओं को खत्म कर रही है एक एक करके, जिस तरीके से चुनावों की चोरी हो रही है, जिस तरीके से चुनावों की चोरी करने के लिए, चुनावों को जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से पूरे देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रही है, आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के राजनीतिक छोटे छोटे बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। और गठबंधन में आने का उद्देश्य मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी हमेशा सेकेंडरी है। इस चुनाव को हम इस तरीके से नहीं लड़ेंगे कि ये कांग्रेस यहां से लड़ेगी, आम आदमी पार्टी यहां से लड़ेगी। इस चुनाव को इंडिया लड़ेगी। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैलकुलेशन और जो भी इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी, वो सारा इस अलायंस के बाद से उलटफेर हो जाएगा और देश की जनता के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज। पंजाब में दोनों पार्टियों ने म्यूचुअली ये तय किया है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। सवाल आपसे भी और मुख्य बात की थी सभी दोनों से, क्योंकि आप लोगों ने स्पष्ट किया 7 सीटों पर चुनाव जीतना है या बाकी सीटों पर जो चुनाव है जीतना है। तो ऐसे में क्या आपकी तरफ से जो स्टार प्रचारक होंगे वो कांग्रेस के लिए भी प्रचार करेंगे या और कांग्रेस के स्टार प्रचारक आप लोगों के लिए प्रचार करेंगे? दूसरा, क्योंकि ये अलायंस पहली बार नहीं हुआ है कि दो विचार के लोग मिल रहे हो, हमने यूपी में भी देखा था और वो सफल नहीं हुआ था, मायावती और समाजवादी पार्टी। ऐसे अपने निचले कैडर को कैसे समझा पाएंगे कि जिनके खिलाफ आप विधानसभा में लड़ रहे हैं, जहां पर आप लोग एक है? दोनों सवाल का जवाब देखिए। हमारा पूरा कैडर देश के लिए राजनीति में आया था। आज अगर हमारे कैडर से पूछोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो कहेगा कि देश इंपॉर्टेंट है और वो भली भांति आज की राजनीतिक परिस्थिति को समझ रहे हैं। तो मिलके लड़ेंगे, कैडर साथ में लड़ेगी। और रहा सवाल कैंपेन के छोटे छोटे जो प्रश्न आपने पूछे हैं, वो सारा मिलके जब स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये कैसे होगा कि पंजाब में आप लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और बाकी जगह मिलजुल के लड़ेंगे? तो पब्लिक कंफ्यूजन होगी, वो कहेगी तो आप लोग एक ही हैं। नहीं, जनता बहुत समझदार है, जनता सब समझ रहा है। फैसल अहमद पटेल ने ट्वीट किया था कि उनकी राहुल गांधी से बात हो गई है, वो भरपूर जीतेंगे और कहीं ना कहीं ये भी कहा था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन नहीं करेगा भरूच। देखिए, सारी परिस्थितियों को समझकर राय मशवरा करके
ये हमने फैसला किया है ये दोनों राजनीतिक दलों के बीच में, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये फैसले का सम्मान कांग्रेस का हर कार्यकर्ता करेगा और आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता ये समझौता पूरा इसको मानेंगे। मेरा सवाल है कि अभी जैसे संदीप जी ने कहा कि हम लोग जो है देश हित को आगे रख के आए हैं, पार्टी को पीछे रखा है, और उसी देश हित की बात करते हुए आप लोगों ने कई राज्यों में गठबंधन किया है, लेकिन वो जो है आपको पंजाब में क्यों नहीं हो रहा? पंजाब में आप एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे हैं। देखिए पंजाब की विशेष परिस्थितियां है, वो मेरे से बेहतर आप अच्छे से समझ सकते हैं, और उन परिस्थितियों को देखकर ये फैसला किया गया है कि वहाँ पर दोनों राजनीतिक दल ये अलग अलग से चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेगी अगर ये अलायंस हुआ। अभी आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेगी सीबीआई और ईडी को लेकर? ये आम आदमी पार्टी संभावना जता रही है अलायंस के बाद में। आपसे कुछ सवाल है। देखिए, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी तक के ही ये प्रश्न सीमित है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। आज जिस तरह की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में खड़ी करी है, पूरे मुल्क में एक तरह से कहे कि ये लोकतंत्र के सामने चुनौती है। हर किसी के ऊपर ईडी, हर किसी के ऊपर सीबीआई, हर किसी के ऊपर इनकम टैक्स, हर किसी के ऊपर इस तरह से दबाव डालने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो हम समझते हैं कि भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और इसका मुकाबला सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही नहीं, भारत के लोग इसका मुकाबला करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। संदीप पाठक जी, आतिशी जी, सौरभ, आवाज नहीं आ रही, अभी आ जाएंगे। हाँ, संदीप पाठक जी, आतिशी जी, दीपक बाबरिया जी, सौरभ भारद्वाज जी, अरविंदर सिंह लवली जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, नमस्कार। पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ में लोकसभा के सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चलते रही, और आपको इस बात की जानकारी है कि 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हुआ। उसकी घोषणा लखनऊ से हुई। समाजवादी पार्टी को 1 सीट लोकसभा की खजुराहो, ये मध्य प्रदेश में देने का भी ऐलान लखनऊ से किया गया। पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के साथ लंबी चर्चा हुई, और चर्चा के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है, जिसको आपके समक्ष यहां पर मैं रखने का काम करूंगा। मुझे खुशी है कि 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे, और जिस तरह की परिस्थितियां आज मुल्क में बनी है, जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन
पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में ये तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर ये तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। तो संक्षेप में ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। ये संभव है, 2 अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 पर प्रत्याशी रखने के बाद भी 7 पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। और इसी तरह की स्थिति सभी राज्यों में हम दोनों दलों के बीच में ही नहीं, तो इंडिया गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी तालमेल के साथ काम करते हुए अधिक से अधिक प्रत्याशियों को कामयाब करने की दिशा में प्रयास करेंगे। ये बोल हो गया। हरियाणा, चंडीगढ़ बोल। धन्यवाद मुकुल जी, आप सबका स्वागत है। तो सीटों के बारे में मुकुल जी ने सारे स्टेट्स का डिटेल में बता दिया है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी संस्थाओं को खत्म कर रही है एक एक करके, जिस तरीके से चुनावों की चोरी हो रही है, जिस तरीके से चुनावों की चोरी करने के लिए, चुनावों को जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से पूरी देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रही है, आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के राजनीतिक छोटे छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। और गठबंधन में आने का उद्देश्य मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी हमेशा सेकेंडरी है। इस चुनाव को हम इस तरीके से नहीं लड़ेंगे कि ये कांग्रेस यहां से लड़ेगी, आम आदमी पार्टी यहां से लड़ेगी। इस चुनाव को इंडिया लड़ेगी। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैलकुलेशन और जो भी इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी, वो सारा इस अलायंस के बाद से उलटफेर हो जाएगा और देश की जनता के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ले लेंगे, प्लीज।
पंजाब में दोनों पार्टियों ने म्यूचुअली ये तय किया है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। संदीप जी, सवाल आपसे भी और मुख्य बातचीत से दोनों से है, क्योंकि आप लोगों ने स्पष्ट किया 700 सीटों पर चुनाव जो है जीतना है या बाकी सीटों पर जो चुनाव है वो जीतना है। तो ऐसे में क्या आपकी तरफ से जो स्टार प्रचारक होंगे वो कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे या और कांग्रेस के स्टार प्रचारक आप लोगों के लिए प्रचार करेंगे? दूसरा, क्योंकि ये अलायंस पहली बार नहीं हुआ है कि दो विचार के लोग मिल रहे हो, हमने यूपी में भी देखा था और वो सफल नहीं हुआ था, मायावती और समाजवादी पार्टी। ऐसे अपने निचले कैडर को कैसे समझा पाएंगे कि जिनके खिलाफ आप विधानसभा में लड़ रहे हैं, जहां पर आप लोग एक है? दोनों सवाल का जवाब देखिए, हमारा पूरा कैडर। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे यहां एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, और एक और भी तमगा जो है वो जुड़ता हुआ, एक और सितारा यहां बुलंद होता हुआ आम आदमी पार्टी में और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इंडिया गठबंधन में कह लें, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अभी से ठीक 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की बात हो गई थी, और अब यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की बात अभी आप देख रहे थे। और बहुत ही दिलचस्प यहां कहानी जो है वो आगे बढ़ते हुए इंडिया गठबंधन की दिखाई दे रही है। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, उनको भी स्क्रीन पे ले आइए। और लेकिन उससे पहले जरा आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बीच जो है सीटों की शेयरिंग हो गई है, और गुजरात में 2 और हरियाणा में 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दिल्ली में भी डील हो गई है। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। 3 सीटों पर कांग्रेस तो 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी। ये आप देख रहे हैं, बहुत ही अभी की सबसे बड़ी खबर इस ब्रेकिंग न्यूज में आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तहत जो है आगे की डीलिंग पक्की हो गई है, और उस डील में क्या कुछ हुआ है वो आप तक हम रख रहे हैं। गुजरात में 2 सीटों पर, कुल 26 सीटें हैं गुजरात, जिसमें से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, और हरियाणा में जो 10 सीटें हैं हरियाणा की, उसमें से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, बाकी 9 सीटों पर आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इधर दिल्ली में 3 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। पंजाब में फ्रेंडली मैच होगा, यानी पंजाब में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन वहां दोनों दल आपस में चुनाव लड़ेंगे। फ्रेंडली मैच पंजाब में, लेकिन चंडीगढ़ की 1 सीट, जी हां, चंडीगढ़ की 1 सीट जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, तो डील फाइनल हो गई दिल्ली में भी, और उधर चंडीगढ़ में भी, पंजाब में, हरियाणा में, गोवा में, गुजरात में, इन तमाम राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक सीटों के बंटवारे की बात जो है वो फाइनल, और इसे अब पब्लिक कर दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें हुई, ये सारी बातें अभी आप सुन रहे थे, देख रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि यहां से इंडिया गठबंधन कितना मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बात अभी आपने सुन ली कि जैसे दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन 7 की 7 सीटें जिताकर लाने का वादा कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुकुल वासनिक कह रहे हैं, अमरिंदर सिंह लवली कह रहे हैं, अभी आप अरविंदर सिंह लवली अभी आप सुन रहे थे। तो ये तमाम बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अमलेंदु उपाध्याय जी, पहला ओपनिंग कमेंट आपसे चाहूंगा। राजीव जी, ये बहुत अच्छा एक तरीके से कहा जाए, इंडिया गठबंधन के अंदर ये एक्सपेक्ट हुआ है एक तरीके से, गठबंधन की जो सीट शेयरिंग हुई है उससे इंडिया गठबंधन को काफ़ी मजबूती होगी। और जो बड़े राज्य जहाँ से भारतीय जनता पार्टी कहा जाए एक तरीके से ज़्यादा सीटें लेकर के आई थी, दिल्ली में तो सारी की सारी सीटें उसकी थी, गुजरात में भी उसकी सारी की सारी सीटें थी, तो ऐसे जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अब चुनौती बहुत तगड़ी हो जाएगी। जिस तरीके से कल आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सौरभ भारद्वाज, संदीप पाठक और आतिशी ने, तो सबने यही बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी को परेशानी इसलिए हो रही है कि जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एकजुट हो गए हैं, तो वहां एक तरीके से कहा है वोटों का बंटवारा अब इंडिया गठबंधन के बीच नहीं होगा, और भारतीय जनता पार्टी को वहां फायदा यही हुआ था। राजीव, गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी वहां लगभग 12% के आसपास वोट ले गई, और उससे कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ने वहां क्लीन स्वीप कर दिया। तो अब ये स्थितियां नहीं होंगी इन बड़े राज्यों में जहां से ज्यादा सीटें आ रही है भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो भारतीय जनता पार्टी को इससे परेशानी बढ़ेगी। राजीव, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को परेशानी बढ़ेगी। गोवा में 2 सीटें हैं, दोनों
की दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप याद कीजिए कि गोवा का जो विधानसभा चुनाव था उसमें यहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को काफी परेशान किया था और फाइनली वहां बीजेपी को फायदा हुआ। आम आदमी पार्टी को वहां 5% से ज्यादा मत मिले थे गोवा में। और लेकिन इस बार 2 सीटें, वो विधानसभा की बात कर रहा हूं, लोकसभा में दोनों सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और इन दोनों सीटों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति हो गई। यानी आम आदमी पार्टी भी वहां हो सकता है अरविंद केजरीवाल जाएं और राहुल गांधी भी जाएं और दोनों की साझा रैली हो। ऐसा ही हाल, सूरत हाल आप देखिए, चंडीगढ़ की एक सीट है, उस एक सीट के लिए भी चुनाव और उसमें कांग्रेस पार्टी वहां एक सीट के लिए भी चुनाव लड़ेगी। ऐसा ही हाल जो है वो है इधर हरियाणा का। हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं, 10 में से एक सीट आम आदमी पार्टी को और 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में भी डील पक्की, गोवा में डील पक्की, गुजरात में भी डील पक्की। गुजरात की 26 सीटें, 26 में से 2 सीटें आम आदमी पार्टी को, 24 सीटें कांग्रेस पार्टी को। तो यहां जो गुजरात में भी परेशानी अमलेंदु जी लग रही थी वो परेशानी भी यहां दूर है। और तस्वीरें जरा जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो भी स्क्रीन पर ले आइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन लोग थे वो तस्वीरें अगर जो हम अभी लाइव दिखा रहे थे उसको भी लेके आइए कि क्या कुछ चल रहा था। तो तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा होती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग तैयार भी बैठे थे, कल से इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन आज अमलेंदु जी यहां पर खबरें जो हैं वो बहुत ही एक स्पष्ट खबर, एक साफ खबर यहां साफ साफ आ रही है। यहां एक रूपरेखा जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी तक जिसकी बात कही जा रही थी कि बन नहीं रही है, लेकिन यह बात यहां बन गई और अब पब्लिक कर दिया गया है। और यहीं से एक परेशानी का सबब जो है वो मोदी जी के लिए खड़ा होता है। और कितनी परेशानी अब इन राज्यों में, देखिए बिहार में बात हो गई है, बात फाइनल है बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर। किसी भी दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेंगे, वहां तेजस्वी यादव वाम दल और कांग्रेस का पहले से गठबंधन है। आप आइए तो झारखंड में वहां भी पहले से गठबंधन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में, और वहां भी आरजेडी है, वाम दल है, ये सब एक साथ मिले हुए हैं, ये सब जो है इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। आप आइए इधर उत्तर प्रदेश, तो यहां भी अब गठबंधन हो चुका है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ। और अब मन डोल रहा है चौधरी साहब का, चौधरी साहब मतलब जयंत चौधरी का, उनका मन भी डोलने लगा है। तो यह हो गया उत्तर प्रदेश का हाल। अब सूरत हाल आइए दिल्ली का आप देख लीजिए, दिल्ली में भी डील पक्की हो गई है, उसकी खबर आ गई है। सबसे बड़ी बात यहां 3 नेताओं के साथ चल रही थी। पहला नेता समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव, उनके साथ डील होगी कि नहीं होगी। दूसरा नेता अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का, उसके साथ डील होगी कि नहीं होगी, उनके साथ भी डीलिंग हो गई। तीसरा नेता एक बचा हुआ है, उनका नाम है ममता बनर्जी, उनके साथ भी डील पक्की हो चुकी है। खबर किसी भी वक्त आ सकती है। बस ये है कि पहले ममता बनर्जी 2 सीटें दे रही थी, अब ममता बनर्जी 5 सीट दे रही है कांग्रेस को और कांग्रेस 6 सीट मांग रही है। तो वो डील पक्की मानिए। अब इसके अलावा कोई भी चौथा नेता ऐसा नहीं है जिसके साथ कहीं ना कहीं वहां पोह की स्थिति बनी हो। यानी यहां पक्की डील जो है दोस्ती वाली, ये जो हाथ देख रहे हैं आप, ये दोस्ती वाली डील यहां पक्की दिखाई दे रही है। लेकिन यहां से कितनी परेशानी में एनडीए है, कितनी परेशानी में बीजेपी है, कितनी परेशानी में खुद नरेंद्र मोदी हो सकते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। राजीव जी, अब नरेंद्र मोदी और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी तीनों बहुत ज़्यादा मुश्किल में अब हैं, क्योंकि जो ऐसा आपने कहा कि बात वही थी कि भारतीय जनता पार्टी को यह आशा थी कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस का कोई सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार नहीं हो पाएगा और ये सब मिलकर अलग अलग लड़ेंगे। और तृणमूल कांग्रेस ने भी राजीव जी कई जगह कांग्रेस को नुकसान पहुँचाया, जैसे असम में उसने नुकसान पहुँचाया कांग्रेस को, मेघालय में कांग्रेस को उसने नुकसान पहुँचाया, गोवा के विधानसभा के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने नुकसान पहुँचाया। तो वहाँ भी ठीक ठाक मामला जो है लगभग तय है। खबर ये आ रही है कि 1 आध दिन में वहां भी घोषणा हो सकती है। इसी तरीके से आम आदमी नॉर्थ ईस्ट में तो यह हालत है, पूर्वोत्तर में तो यह हालत है अमलेंदु जी। मैं तो खुद पर्सनली वहां गया था, आपको पता ही, अपनी पूरी टीम थी राहुल गांधी की पदयात्रा में, ये न्याय यात्रा में। और वहां अब पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो राहुलमय हो चुका है। और वहां इनकी मजबूरी है ममता बनर्जी की कि इनसे हाथ मिलाए, कांग्रेस से हाथ मिलाए। और कमोबेश वही हालत, अल्पसंख्यक जो हैं अभी कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। 80% अगर अल्पसंख्यक कांग्रेस के साथ आ गए तो फिर किसी भी पार्टी की मजबूरी होगी, ऐसे दलों की। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ऐसे सेकुलर दलों की बात कर रहा हूं, पार्टियों की बात कर रहा हूं जिनकी मजबूरी है कि वो कांग्रेस से हाथ मिलाएं। और यही कारण है कि यहां ममता बनर्जी जो हैं वो हाथ मिलाती हुई दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी चाहे ना चाहें, अखिलेश यादव चाहे ना चाहें, अरविंद केजरीवाल चाहे ना चाहें, लेकिन आज की तारीख में इनकी मजबूरी है। दिल्ली में आप सोच लीजिए, अगर अल्पसंख्यक हट जाएं, पिछली बार भी लोकसभा की जो चुनाव हुए थे 2019 का चुनाव, उसमें से 7 जो दिल्ली की 7 सीटें हैं, 7 में से 5 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी।
कांग्रेस 7 में से 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी और इस बार, और वहां आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर थी इस बार, और ये तब जबकि अल्पसंख्यक बटे हुए थे। यहां अल्पसंख्यक यूनाइट दिख रहे हैं और कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं अमलेंदु जी, वो कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल की मजबूरी है कि वो यहां ना नहीं कर सकते, मजबूरी हो ना हो, लेकिन ये दोस्ती पक्की होनी चाहिए अमलेंदु जी, और इस दोस्ती में दोनों एक दूसरे की मदद करें। और जैसा मुकुल वासनिक कह रहे थे यहां पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अमलेंदु जी। बिल्कुल, और जो मुकुल वासनिक कह रहे थे, मुझे लगता है यही बात आम आदमी पार्टी को भी कहनी चाहिए कि हम लड़ेंगे 4 पे भले ही, लेकिन हम 7 सीटें दिल्ली की जिता करके इसके लिए काम करेंगे। हो सकता है कहा भी हो, हम इससे पहले कह दिया हो, कहा है बिल्कुल, अभी हम सुना भी रहे थे। हाँ, तो कहा है, तो ये कुल मिलाकर मतलब दोनों तरफ से कहा गया है। और ये राजीव जी, गठबंधन का मतलब ये है कि आप लड़िए कितनी भी सीटों पर, लेकिन जिताने के लिए पूरे गठबंधन के लिए काम कीजिए। और जमीन पे जो कार्यकर्ता है उसके बीच जो है एकाध जो है वो कराना पार्टी के नेताओं का काम है कि जमीन पे कार्यकर्ता एकजुट रहें, और जो भी प्रत्याशी है वो पार्टी का प्रत्याशी ना होकर के गठबंधन का प्रत्याशी है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए खड़ा है प्रत्याशी। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है। तो यही जो आपने कहा कि जो मजबूरी थी अरविंद केजरीवाल की, समझिए, चाहे वो ममता बनर्जी की समझिए जो मजबूरी है, या अखिलेश यादव की मजबूरी है, तो ये मजबूरी असल में उनकी मजबूरी खुद की नहीं है, ये मजबूरी जनता ने तय कर दी है राजीव जी। जनता अब एकजुट है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो इस गठबंधन में है, जनता उसके साथ में है। तो ये तमाम नेताओं की मजबूरी है कि वो इस गठबंधन के साथ अब रहें। तो ये इसी तरीके से हुआ है। पंजाब में परिस्थितियां मुझे लगता है ये फैसला भी एक अच्छा फैसला है कि दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि वहाँ अलग अलग लड़ेंगे, क्योंकि बहुत सी जगहों पे 1 और 1 जो है वो 2 नहीं हुआ करता है, 1 और 1 कभी कभी 0 भी हो जाया करता है। तो पंजाब में 1 और 1 जो 0 की स्थिति होती, तो वहाँ पंजाब में 1 और 1 को 0 की स्थिति बचाने के लिए वहाँ ये निर्णय लिया गया। मुझे लगता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय, अच्छा निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां इससे भी ज्यादा बढ़ेंगी राजीव जी। दूसरी जो गुजरात है, सबसे बड़ी बात जो है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है अभी क्लीन स्वीप करके आई है, और सुना जाता है कि प्रधानमंत्री अपने गुजरात में बसने का इंतजाम करने के लिए बार बार वहां जाते हैं कि 2024 के बाद वहां जाकर के बसना है। तो अब मुझे लगता है कि अब उसके लिए वो जाके अभी चुनाव से पहले और जाके इंतजाम करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो है वहां जाकर के बसने के लिए क्या क्या इंतजाम करने हैं। चूंकि वहां आम आदमी पार्टी ने राजीव जी काफी ज्यादा नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया था विधानसभा के चुनाव में भी। तो वहां अब जो स्थितियां हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं रह जाएंगी किसी भी हाल में। और जिस तरीके से पहुंचा रहे हैं, ब्रेकिंग में है 3 पर कांग्रेस और 4 पर, यह दिल्ली में 3 सीटें कांग्रेस और 4 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई हैं दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात यहां कुछ उन सीटों का जिक्र भी हम कर लें। आम आदमी पार्टी नई दिल्ली और ईस्ट दिल्ली, इन तमाम सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पे, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और चांदनी चौक, ये तीनों कांग्रेस के खाते में, और आम आदमी पार्टी के खाते में नई दिल्ली, ईस्ट वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये सब आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो माफी चाहूंगा, आम आदमी पार्टी जो है नई दिल्ली, ईस्ट वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, इन पर चौथा नाम भी ले आइए, क्योंकि यहां 3 नाम ही आप दिखा रहे हैं, चौथा नाम कौन सा है। आम आदमी पार्टी जो है, देखिए, पहला ये नई दिल्ली, दूसरा ईस्ट वेस्ट दिल्ली और तीसरा साउथ दिल्ली पर चुनाव लड़ेगी। थोड़ा सा इसको सुधार लीजिए, चौथा नंबर कौन सा है, किस जगह का है, वो भी यहां लिखिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग आप देखिए, अलग अलग सीटों के भी नाम अब आ रहे हैं कि कहां से क्या। उधर गुजरात में 2 सीटें कौन सी दी गई हैं, इधर हरियाणा में 1 सीट कौन सी दी गई है आम आदमी पार्टी को, यह भी देख लेंगे थोड़ी देर में। लेकिन मजेदार तथ्य यह है कि गुजरात में भी जो पिछला चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को काफी डेंट पहुंचाया था। आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस को काफी तकलीफ हुई थी गुजरात में, और यही हाल कहीं ना कहीं गोवा में, जो कांग्रेस पार्टी वहां सरकार पर काबिज, सत्ता पर काबिज होते रह गई थी अमलेंदु जी, लेकिन गोवा में भी अब साथ है। हाँ, गोवा में साथ है। तो दोनों, मतलब 2 राज्य जो है जहां भारतीय जनता पार्टी इस समय शासन कर रही है राजीव जी, वो एक तरह से कहा जाए वो आम आदमी पार्टी की वजह से कर रही है। गुजरात में भी चुनाव से पहले पर यह लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की वहां जबरदस्त जो है हार होने जा रही है गुजरात की विधानसभा चुनाव में। लेकिन जिस तरीके से वहां आम आदमी पार्टी ने जो था वो सेंधमारी की कांग्रेस के वोटों में, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बल्ले बल्ले हो गई। और भारतीय जनता पार्टी जो है, मतलब एक तरीके से जबरदस्त क्लीन स्वीप की तरफ जो बढ़ गई गुजरात में। तो अब वो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी आशा यही कर रही थी कि समझौता नहीं होगा तो लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात में वही स्थितियां होंगी जो विधानसभा के चुनाव में हुई थी। लेकिन अब वो स्थितियां एकदम से पलट गई हैं। और मुझे लगता है राजीव जी की इसमें अखिलेश यादव की भूमिका को भी हम लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से
जैसे कहा कि अंत भला तो सब भला कहेंगे, जो घोषणा की हुई उत्तर प्रदेश से जो शुरुआत हुई कि अब यहाँ गठबंधन जो है वो एकदम से हो गया है, तो उसकी सूचना के बाद जो है वो हलचल जो है एकदम से बढ़ना शुरू हो गई। एक मजेदार चीज ये है अमलेंदु जी कि अब वो जो बातें चल रही थी 1:1, एक के सामने एक, जो बात हो रही है अभी तक, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक के सामने एक अगर जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन का एक, और ऐसे अगर 400 सीटों पे, क्योंकि जिस दिशा में अब इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे हरियाणा में कुरुक्षेत्र जो है सीट वो दी गई है आम आदमी पार्टी को, कुरुक्षेत्र सीट दी गई है आम आदमी पार्टी को। कुछ और भी जानकारियां हम जल्दी जल्दी आप तक पहुंचाएंगे, और ये समझना, ये जानना यहां जरूरी इसलिए है क्योंकि यहां से जो हम बार बार कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव इतना आसान नहीं है मोदी जी के लिए, जैसा वो बहुत आसानी से कह दिए कि तीसरी बार लाल किले की प्राचीर से मैं ही झंडा फहराऊंगा। ये जो बात कहना, या तीन बार जो संसद के अंदर यानी सदन के अंदर उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिया, उस भाषण में भी उन्होंने कह दिया कि मैं पिछले 1.5 साल से मैं अगले टर्म में क्या कुछ करना है, कैसे बड़े बड़े फैसले लेने हैं, उसके लिए 1.5 साल से काम कर रहा हूं, ये सब जो उन्होंने कहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी जरा आगे बढ़े उससे पहले अरविंदर सिंह लवली की जो बाइट है वो क्या कुछ कह रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं। दिल्ली के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। 4-3 और के फॉर्मूले पर बातचीत हुई है, कौन कौन से सीटों को फॉर्मुलाइज किया गया है, एक बार एक्सटेंड बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नॉर्थ ईस्ट, चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट सीट लड़ेगी। नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के नाते हमने पहले भी कहा था, जो हमारे पार्टी हाईकमान का आदेश होगा, दिल्ली का कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको फॉलो करेगा। मजबूती के साथ हम दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़वाएंगे, और इसके सुखद परिणाम जो है वो आने वाले दिनों में मिलेंगे। इनकलकेटेड एडवर्टाइजमेंट की भी बात निकल करके सामने आ रही है, साझा रैलियों को हम कब तक एक्सपेक्ट करें? जी, निश्चित तौर पे जब आप अलायंस में लड़ते हैं तो आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाते हैं, आप जो है मिलके चुनाव भी लड़ते हैं, तो ये सब चीजें होंगी जल्द। आप किस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं? मेरा काम चुनाव लड़वाने का है। हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष तो सुन रहे थे आप अभी, ये अरविंदर सिंह लवली हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, और ये अपनी बात बता रहे थे और साफ साफ वो कह रहे थे कि कहां आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी इन 4 सीटों से चुनाव लड़ेगी, जिसमें है नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली, फिर वेस्ट दिल्ली है यानी पश्चिमी दिल्ली, और साउथ दिल्ली यानी दक्षिणी दिल्ली है, और ईस्ट दिल्ली यानी पूर्वी दिल्ली है। तो पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, साउथ दिल्ली यानी दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली, ये 4 सीटें आम आदमी पार्टी को और लोकसभा की, और कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली यानी उत्तर पश्चिम, और चांदनी चौक, चांदनी चौक से क्या अलका लांबा चुनाव लड़ेगी? जी, अलका लांबा संभावना ऐसा ही लग रहा है। चांदनी चौक इसलिए मांगा गया है क्योंकि वहां से अलका लांबा चुनाव लड़े, देखा जाएगा। लेकिन ये मजेदार है, ये तो हो गया दिल्ली का हाल। और पिछली बार आपको याद होगा कि चांदनी चौक से किसने चुनाव लड़ा था अमलेंदु जी? कपिल सिब्बल चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार कपिल सिब्बल राज्यसभा पहुंच चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से, समर्थन से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस के साथ वो दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं, और वो शायद आगे भी ऐसे ही रहे। तो ये तो दिल्ली की बात है। लेकिन दिल्ली के अलावा जरा आगे बढ़ें और आपको बताओ गुजरात में जो 2 सीटें हैं, वो एक भरूच है, दूसरा भावनगर है। ये भरूच और भावनगर, ये दोनों सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं, जबकि बाकी 24 सीटें कांग्रेस के खाते में। गोवा में आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि दोनों सीटों पर हम चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े। बहुत अच्छी बात है, गोवा की दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आमने सामने की फाइट गोवा में। अब देखिए, गुजरात में आमने सामने की फाइट हो गई, गोवा में आमने सामने की फाइट हो गई। हरियाणा आइए, हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को, उसके अलावा 9 सीटें कांग्रेस को। आमने सामने की फाइट हो गई अमलेंदु जी वहां भी। अब आइए आप दिल्ली में आमने सामने की फाइट हो गई। पिछली बार 3 पार्टियां थी, जिसमें 2 की लड़ाई में तीसरा जो है यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में तीसरा जो है वो बाजी मार गया। वही बंदर वाली कहानी है ना। तो यहां पे ये बंदर बाट इस बार नहीं होना, इस बार आमने सामने। और ये सब डर की शुरुआत है दोस्तों, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा,
एक और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दूं, बार बार मैं कह रहा था कि वहां आमने सामने की फाइट होगी, फ्रेंडली फाइट होगी पंजाब, लेकिन पंजाब के बारे में इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पंजाब को लेकर अभी कोई अपडेट हम नहीं देंगे, अभी हमारी बातचीत चल रही है, हमको कैसे लड़ना है, किस ढंग से लड़ना है, यह हम आपको बताएंगे। यानी पंजाब पे अभी फाइनल नहीं हुआ है। और ऐसा ही यहां से एक कहानी यहां पे जो खत्म होती है, सीट शेयरिंग होगी कि नहीं होगी, अरविंद केजरीवाल आएंगे कि नहीं आएंगे। आप याद कीजिए, अभी से 4 दिन पहले मैंने पर्सनली अपने शो न्यूज पॉइंट में कहा था अमलेंदु जी कि अरविंद केजरीवाल से भी डील पक्की हो गई, 2-4 दिनों में वो खबर देख लीजिएगा। और ये आज ये डील पक्की की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। उसी शो में मैंने ये भी कहा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से डील पक्की हो गई है, 2-1 दिन में वो खबर भी आ जाएगी। वो खबर आ गई। आज 1-2 खबरें और भी दे रहा हूं। एक जो अब इसमें इस इंडिया गठबंधन में एक नेता और बचती हैं, नाम है उनका ममता बनर्जी, उनके साथ डील पक्की हो चुकी है दोस्तों। 2-1 दिनों में आप वो भी खबर देख लेंगे। तो इंडिया गठबंधन तो अपनी राह पे चल रहा है अमलेंदु जी, लेकिन एनडीए क्या कर रहा है? एनडीए में राजीव जी बड़ी सिर फुटा हुआ है। जो एनडीए का दक्षिण में सहयोगी दल है AIADMK, उसके नेता जो है EPS, उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारे दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के लिए बंद हैं, हम उनके साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं 27 फरवरी को शायद तमिलनाडु, तो अब वहाँ जो है ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और AIADMK के एक विधायक को तोड़ करके जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराना चाहती है। इस तरह की खबरें चल रही हैं दक्षिण से। तो ये भारतीय जनता पार्टी, जैसे हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि जिस अपने लोगों के साथ रहती है उनके यहाँ भी जो है जाकर इस तरीके से डाके डालती है, एक तरीके से कहा जाए तो। ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ तमिलनाडु में शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट ये है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को ले आए शिवसेना से तोड़ के, अजीत पवार को ले आए वहाँ से तोड़ के NCP से, लेकिन ये वो नेता तो आ गए, कार्यकर्ता नहीं आया, वोट नहीं आया। और आज सुबह ही सुबह राजीव जी, शरद पवार ने जो उनका नया चुनाव चिन्ह उनको आवंटित हुआ है, तुरई बजाता हुआ आदमी, उसको लेकर के जो रायगढ़ का किला जो बहुत ऐतिहासिक है, वहाँ सुबह पहुँचे हैं शरद पवार और उनको पालकी पे ले जाया गया शरद पवार को उस किले में, और वहाँ से उन्होंने उसका जो वो बिगुल बजा करके जो है शंखनाद कर दिया। यानी कि महाराष्ट्र से भी एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन का बिगुल जो है वो शरद पवार ने फूंक दिया, बिल्कुल फूंक दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं। बिहार में जहां राजीव जी इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, एकदम एकजुट है, और वहां से सिर्फ घोषणा बाकी रह गई है सीटों के बंटवारे की, बाकी बंटवारा वहां हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, वहाँ कोई हड़बड़ है ही नहीं किसी भी तरीके की। तो वहाँ से भी घोषणा होना बाकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी वहाँ सिर्फ फुटावुल मचा हुआ है। जीतन राम मांझी एक तरफ अपने मंत्री भी मांग रहे हैं और लोकसभा में हिस्सा भी मांग रहे हैं। इसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जो जनता दल यूसुफ तोड़ के उन्होंने अपनी पार्टी में बनाई, वो भी मांग रहे हैं। LJP जो है उसके दोनों घटक जो है वो मांग रहे हैं, दोनों कह रहे हैं 6 सीटें हमको दो। चिराग पासवान कह रहे हैं 6 सीट हमारे नाम पे थी, और पशुपति नाथ पास कह रहे हैं सारे सांसद तो हमारे साथ हैं, तो सीटें हमको दो। तो अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ उनमें से किसको साथ में ले? इधर JDU आ गया है साथ में, अब 17 सीटें वो भी चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में अभी तक कहीं भी कोई सीटों का बंटवारा नहीं है, और कौन से दल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और नहीं रहेंगे ये भी हमें पता नहीं है। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी जाकर के बात कर रही है उनसे, चंद्रबाबू नायडू से, लेकिन चंद्रबाबू नायडू से भी अभी डील पक्की नहीं हो पा रही है। और वहाँ लोग ये समझ रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो वहाँ जो जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जो हवा बन रही है, तो वो जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ बनती हुई हवा फिर चंद्रबाबू नायडू खो बैठेंगे, और वो YS शर्मिला जो कांग्रेस की अब अध्यक्ष हो गई हैं, जगन मोहन रेड्डी की बहन है, उनके साथ वो हवा चली जा रही है। तो यानी भारतीय जनता पार्टी जिस अपने सहयोगी के साथ जा रही है, उसको एक तरीके से कहा जाए वो जमीन में गाड़ती चली जा रही है, और मतलब उसके साथ आने पे उसके सहयोगी दलों को नुकसान हो रहा है। अब ये है राजीव जी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति किसी तरीके से। अब एनडीए की बातें करने लगे। भाई 5 साल आपने कोई एनडीए की बैठक नहीं की, आपका एनडीए का संयोजक कौन है? मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक हैं उनमें से शायद ही कोई जानता हो कि एनडीए का इस समय संयोजक कौन है, कि कोई बैठक हुई हो एनडीए की, एक बैठक हुई है एनडीए की, वो भी इंडिया गठबंधन की बैठक के जवाब में आपने बताई, और आपने वहाँ जो दल जोड़ लिए उनमें से अधिकांश क्या तो लोकसभा में उपस्थिति नहीं है। अब आप बात कर रहे हैं कि साहब 370 सीटें आप जीत के आएंगे और 400 सीटें एनडीए जीत के आएगा। दल हैं आपके पास 38, उन 38 में से इसका मतलब 38 को अब तो हो गए 39, JDU भी तो पहुंच गया उसमें। तो अगर आपके पास 39 दल हैं तो आप 370 तो खुद जीतना चाहते हो, 39 दलों को जो है आप जाकर के कहते हैं कि आप 30 सीटें जीत करके आ जाइए, तो इसका मतलब आप उनको उनका हिस्सा देना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। तो समस्याएं जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। दूसरी बात राजीव जी, आज जैसे हम मुकुल वासनिक बैठ करके घोषणा कर रहे हैं, मुकुल वासनिक उस कमेटी के चेयरमैन थे जिस कमेटी ने कांग्रेस ने बनाई थी।
सहयोगी दलों से बातचीत करने के लिए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के वो कमेटी बने हुए काफ़ी समय हो गया। उस कमेटी ने लगातार सबसे बातचीत की। उस बातचीत के बाद जो था ये सीटें फाइनल हुई। सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी में अगर सीट शेयरिंग की बात करनी हो तो किससे बात की जाएगी? बिल्कुल, क्या अमित शाह जी से बात की जाएगी? जी। जेपी नड्डा जी से बात की जाएगी? मोदी जी से बात की जाएगी? बात आगे वहां होगी किससे? कुल मिला के अमलेंदु जी आप जो कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि उस खेमे में यानी एनडीए के खेमे में अभी बहुत ही उहापोह वाली स्थिति है और वो एनडीए का खेमा जो है वो कितना मजबूत रहता है ये देखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी को यह लगता है कि उनके दम पर सरकार तो बन रही है, क्योंकि 282 सीटें 2014 में आ गई थी और 2019 में 303 सीटें आ गई अकेले बीजेपी को, तो इस बार भी हम कर लेंगे, एनडीए जाए। लेकिन यहां दूसरा खेमा जो है इंडिया गठबंधन, वो किस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और यहां से कितना चैलेंज दे रहा है इंडिया गठबंधन, इसकी चर्चा जरूरी है। और वो चर्चा हम बार बार इसलिए कर रहे हैं और उस दिशा में कदम उठते हुए दिखाई भी दे रहा है। जो हम बता रहे हैं वही सारी चीजें वहां होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसलिए भी यहां जरूरी है कि एक तगड़ी फाइट, यहां तगड़ी लड़ाई यहां होने वाली है और उस लड़ाई में कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए बीजेपी दिखाई देगी आने वाले समय में, यह तय मानिए। क्योंकि यह बात एलआईओ हो यानी लोकल इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स जो हैं, इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं वो हो, चाहे उनके सीबीआई हो, चाहे उनके ईडी हो, चाहे आईटी वाले हो, चाहे कुछ भी हो, जानकारियां पहुंच रही हैं सरकार के पास, मोदी जी के पास में। और उनकी परेशानी यहां भले वो चेहरे पे लाएं ना लाएं, शिकन लाएं ना लाएं, लेकिन वो परेशानी दिखाई दे रही है। क्योंकि पहले डील आप वहां एक डील कैंसिल कराने की कोशिश, देखिए बहुत बड़ी सेंधमारी की थी बीजेपी ने जब नीतीश कुमार को वहां से अलग किया, बिहार से अलग किया। उसके बाद लगा होगा शायद मोदी जी को कि आज चैन की नींद सोऊंगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन अब खत्म हो गया। इसके बाद थोड़ा आगे राहुल गांधी की यात्रा पहुंचती है तो झारखंड में क्या कुछ होता है आपने देख लिया। आप वहां के युवा जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको जेल में डाल देते हैं, ईडी की कार्रवाई होती है, वो जेल में जाते हैं, लेकिन वहां भी मामला संभल जाता है क्योंकि चंपाई सोरेन को बैठा देते हैं और पूरा का पूरा विधायक दल जो है वो इंटैक्ट रहता है। आप याद कीजिए कि कितना टाइम लगता है इनको बुलाने में, चंपाई सोरेन को बुलाने में। राज्यपाल महोदय क्या कुछ करते हैं, इन सब पे हम चर्चा कर चुके हैं, ज्यादा यहां नहीं बताऊंगा। लेकिन चाहे झारखंड हो चाहे बिहार हो, यहां जो पटखनी मिली, इससे ज्यादा पटखनी बिहार उत्तर प्रदेश में मिल गई, जहां अखिलेश यादव ने हाथ मिला लिया। अखिलेश यादव ने 63 सीटें और 17 सीटें, 1-2 सीटों की बात हो रही थी, 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे दी। इस बीच आप ये देख लीजिए, कांग्रेस आपकी जो डील पक्की है उसकी एक रूपरेखा आपके सामने हम रख रहे हैं। पंजाब की 13 सीटें, अभी तक गठबंधन नहीं है, अलग अलग लड़ेंगे ऐसी बात आ रही है, लेकिन ये जो है अभी आपको हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब को लेकर कहा गया है कि इस पे हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि शायद अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन फ्रेंडली मैच है। चंडीगढ़ में ये देखिए, चंडीगढ़ में कांग्रेस को एक सीट जो चंडीगढ़ की है और आम आदमी पार्टी को कोई भी सीट नहीं। इस मैप के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कहां क्या है। दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीट, आम आदमी पार्टी को 4 सीट। हरियाणा में कांग्रेस को 9 सीट, 10 सीटें कुल हैं और 1 सीट आम आदमी पार्टी को। आप आगे देखिए गुजरात में कांग्रेस को 24 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 सीट। गोवा में कांग्रेस को 2 सीट और ये जरा गोवा और इसको जरा ठीक कर लीजिए, कांग्रेस को 2 सीट, कुल 2 सीटें, 2 की 2 सीटें कांग्रेस को। तो ये कुल जमा आप अलग अलग जगहों के इस मैप के जरिए आप देख रहे हैं और ये डील पक्की यहां साफ दिखाई दे रही है। तो क्योंकि इसकी घोषणा हो गई, डील पक्की क्या, इसकी घोषणा हो गई, तो यहीं से जो शुरुआत होती है वो होती है परेशानी की। अब यहां से जरा अब राज्यवार आ जाइए, जल्दी से एक बार आते हैं अमलेंदु जी। राज्यवार देखिए, अभी हम बात कर रहे थे इधर नॉर्थ ईस्ट 25 सीटें, नॉर्थ ईस्ट में डेंट लगा चुके हैं राहुल गांधी, ये तय मानिए। और नॉर्थ ईस्ट में एनसीपी जो शरद पवार का खेमा है वो भी बहुत मजबूत है कुछ एक जगहों पे। नॉर्थ ईस्ट में टीएमसी, जैसे त्रिपुरा है, ऐसे कुछ राज्यों में, मेघालय है, त्रिपुरा है, मेघालय की सीट मांग रही है ममता बनर्जी, तो उसमें भी असम की कुछ सीटें मांग रही हैं। असम का कुछ हिस्सा भी है जहां टीएमसी मजबूत है, तो वहां पर तो बवाल मचने वाला है। नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटें, वहां बवाल मचने वाला है, ये जान लीजिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत इमोशनली आज की तारीख में राहुल गांधी से जुड़ चुके हैं, बहुत इमोशनली जुड़ चुके हैं। पर्सनली मैं देख के कह रहा हूं, लोगों से बातचीत करके। अमलेंदु जी, नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे लोग मिले, ऐसे युवा मिले जो बोले बचपन से हमारे दादा परदादा
हमारे माता पिता सब किसी और पार्टी को, उन्होंने नाम नहीं बताया, किसी और पार्टी को वोट देते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने कस्में खाई हैं कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देंगे या कांग्रेस की समर्थक पार्टी को वोट देंगे। तो सोच लीजिए, ये नॉर्थ ईस्ट का हाल बता रहा हूं। अब आइए आप नॉर्थ ईस्ट से बाहर निकल के वेस्ट बंगाल में डील पक्की, घोषणा की दरकार है, इंतजार है। उसके बाद आप आइए झारखंड, डील पक्की, बिहार डील पक्की, उत्तर प्रदेश डील पक्की, उत्तराखंड में आमने सामने की लड़ाई है। फिर आप आइए दिल्ली, डील पक्की, पंजाब आमने सामने की, साथ में साथ लड़ेंगे, हो सकता है, डील पक्की कह लीजिए। यानी कि इधर जो इंडिया गठबंधन है 7 राज्यों में डील पक्की है। और राजीव जी 150 सीटों की घोषणा ये हो चुकी। हाँ, और ये 150 सीटों की घोषणा, यानी 150 सीटों पे आमने सामने और आमने सामने। इन 150 में 125 के आसपास बीजेपी की सीटें होंगी। मतलब आप पंजाब को अगर छोड़ दीजिए तो पंजाब को हटाने के बाद अधिकांश सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास। आप देख लीजिए, मैं उंगली पे गिना देता हूं ना, उंगलियों पे गिना देता हूं। वेस्ट बंगाल में 18 सीटें बीजेपी के पास थी कह रहा हूं, क्योंकि अब 2024 है, चुनाव की घोषणा है। बिहार बीजेपी और जेडीयू मिला के और रामविलास पासवान की एलजेपी मिला के 40 में से। उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए क्या हाल था, ऐसे 62 सीटें उत्तर प्रदेश और 2 सीट और मिला लीजिए 64 सीटें। तो ऐसी तमाम सीटों को आप लेके आइए तो परिस्थितियां बिल्कुल दूसरी हो जाती हैं, बदल जाती हैं। और उन बदली हुई परिस्थितियों में बहुत अब आप देखिए बीजेपी को उधर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की 1 सीट बीजेपी के पास, अरुणाचल की 2 सीट बीजेपी के पास, असम की 9 सीट बीजेपी के पास, पश्चिम बंगाल की 18 सीट, बिहार की 17 सीट बीजेपी कह रहा हूं, झारखंड की 11 सीट बीजेपी के पास, ओडिशा की 8 सीट बीजेपी के पास, वहां भी यात्रा गई थी। फिर आप ये देखिए छत्तीसगढ़ की 9 सीट बीजेपी के पास, उत्तर प्रदेश की 62 सीट बीजेपी के पास, मध्य प्रदेश की 28 सीट बीजेपी के पास, राजस्थान की 25 में से 24 सीट बीजेपी के पास, गुजरात की 26 सीटें बीजेपी के पास, महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीट बीजेपी के पास। ये तमाम सीटें बीजेपी के पास हैं। तो इतनी सीटें बीजेपी के पास, और अब इन तमाम राज्यों में आमने सामने की लड़ाई, आमने सामने 238 सीटें बीजेपी के पास हैं। ये जो राज्य गिना रहा था मैं, 238 सीटें अमलेंदु जी, और ये सब इधर के हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूं, 238 सीटें। और आज का दिन इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा दिन है दोस्तों, उससे भी बड़ा जिस दिन उत्तर प्रदेश में डील हुई थी पक्की, उससे बड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक राज्य के लिए डील पक्की हुई, दूसरा मध्य प्रदेश में 1 सीट दे रहे हैं, खजुराहो की सीट कांग्रेस दे रही है समाजवादी पार्टी को। लेकिन यहां आज किन किन राज्यों के लिए डील पक्की हो गई आप देख लीजिए। दिल्ली के लिए डील पक्की हो गई, हरियाणा के लिए हो गई, चंडीगढ़ यूटी है वो उसके लिए हो गई, 3 हो गए, गोवा हो गए 4, गुजरात 5, ये 5 तो पक्का हो गया। और इसके अलावा एक राज्य जो है पंजाब, वहां पर भी हो सकता है फ्रेंडली हो जाए, मैच फ्रेंडली हो जाए। तो ये इतने होने के बाद मतलब 5 राज्यों में, एक उत्तर प्रदेश हो गया 6, बिहार डील पक्की है 7, पश्चिम बंगाल डील पक्की है मान लीजिए 8, झारखंड डील पक्की है 9, महाराष्ट्र डील पक्की है 10, उसके बाद आप आइए गुजरात 11, राजस्थान 12, छत्तीसगढ़ 13, मध्य प्रदेश 14, ये तमाम राज्य। उसके बाद आइए उत्तराखंड आमने सामने 15, फिर आइए हिमाचल प्रदेश 16, फिर जम्मू कश्मीर 17, ये सब तो हो गए। ये पूरा का पूरा नॉर्थ बेल्ट चला गया, लद्दाख, वो जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों 6 सीटें हैं, तीनों मिला के मैं बोल रहा हूं, 5 सीटें जम्मू कश्मीर की, 1 सीट लद्दाख की, 6 सीटें, ये सब हो गए, नॉर्थ ईस्ट हो गया। बचता क्या है? दक्षिण में तो आप ऐसे ही ठन गोपाल हैं, आपके पास कुछ नहीं है, नील बटा सन्नाटा है। तो आप क्या करेंगे? यहीं से तो मैं उन कांग्रेस के साथियों को कहता हूं कि आप क्यों अभी से मायूस बैठे हैं कि अब हमको 2029 की तरफ देखना है। अरे नहीं भाई साहब, 2024 अच्छे से फाइट कीजिए। और अब आपका एक ही काम है कि आप अपने सहयोगी पार्टियों के लिए भी चुनाव प्रचार में दौड़िए, कूदिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे, जो सबसे बड़ी बात है कि यहां पर आप लोग वोटर लिस्ट एक वोटर के पास पहुंचना, जो बूथ लेवल पे होता है वो काम करना, और साथ में जिस दिन ईवीएम जो है ना वोटिंग के बाद में वहां स्ट्रांग रूम में जाए, उसी दिन से रखवाली शुरू कीजिए, उसी समय से।
ये काम अगर कांग्रेस और ये इंडिया गठबंधन के लोग कर लें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2024 का चुनाव बीजेपी हार रही है। इस प्रोग्राम में मैं ये ऐलान कर रहा हूं, इस छोटे से 2 काम और कर लें इंडिया गठबंधन के लोग, नॉट ओनली कांग्रेस पार्टी, ये दोनों कर लें तो दावे के साथ कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव बीजेपी हार रही है। अमलेंदु जी, निश्चित तौर पर हार रही है राजीव जी, और केवल आज की जो घोषणा हो गई है, मतलब आज की और कल की मिला करके समाजवादी पार्टी और ये आम आदमी पार्टी की तरफ से मिला के जो 5-6 राज्यों की घोषणा हुई है, इन्हीं से ही भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती है। इन 150 सीटों से ही भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती है। एक तरीके से कहा जाए कि यहीं से अगर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी यहीं से हारती हुई जा रही है। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी जो है, खासतौर से बड़े नेताओं की जिम्मेदारी ये है कि सब एक दूसरे के लिए प्रचार करें, कार्यकर्ताओं को आपस में समन्वय करवाएं जमीनी स्तर पर जाकर के। और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी ये है, जैसा आपने भी कहा, कि बूथ स्तर पर जाकर के जनता से संपर्क कीजिए और बूथ की रखवाली कीजिए और वोट की भी रखवाली कीजिए और ईवीएम की भी रखवाली कीजिए। सारी चीज़ों की रखवाली करनी है, चूंकि ये चुनाव जो है राजीव जी, मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए जो है वो जीवन और मरण का प्रश्न है। देखिए गोवा में अपना उम्मीदवार वापस लेगी आम आदमी पार्टी। आप जानते हैं कि गोवा में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी, कुछ दिन पहले ही किया था अपना उम्मीदवार घोषित। उस उम्मीदवार को वापस लेगी आम आदमी पार्टी। जैसे कि गोवा में दोनों सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, आम आदमी पार्टी ने गोवा दक्षिण सीट पर बेंजी बेइगास को अपना उम्मीदवार बनाया था। बेंजी बेइगास को अपना उम्मीदवार बनाया था आम आदमी पार्टी ने, लेकिन अब इस उम्मीदवार को वापस लेगी। गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। गोवा की दोनों सीटों पर यह हम कह ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, जो डीलिंग हुई है, जो इन लोगों के बीच समझौता हुआ है, उस समझौता के अनुसार गोवा में अपना उम्मीदवार वापस लेगी आम आदमी पार्टी। ऐसे ही आप याद कीजिए अमलेंदु जी कि वाराणसी से समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी, लेकिन वहां से भी समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को वापस ले लिया है। तो यहां वैसे ही हो रहा है कि गोवा से भी आम आदमी पार्टी, क्योंकि आप पहले, जबकि एक दबाव की राजनीति भी होती है अमलेंदु जी, दबाव की राजनीति होती है कि चलिए बात चल रही है और उसके बीच बीच में हम अपने उम्मीदवार को यहां उतार भी रहे हैं ताकि एक प्रेशर पॉलिटिक्स यहां जारी रहे। और कितने भी फ्रेंडली हो क्यों नहीं, लेकिन जब आप चुनावी मैदान में जाते हैं तो प्रेशर पॉलिटिक्स करना पड़ता है। क्या कुछ कहेंगे इस पे? नहीं, बिल्कुल राजीव जी, देखिए हर दल जो चाहेगा कि उसको हिस्सा बड़ा मिले, उसको हिस्सा ज्यादा मिले। भले ही जानते हो कि हमारी स्थिति जो है वो दूसरे के दम पे है, लेकिन बताना ही चाहते। देखिए मायावती ने जब अपना गठबंधन तोड़ा राजीव जी, समाजवादी पार्टी के साथ घोषणा की, तो मायावती जी ने क्या कहा कि गठबंधन से हमको फायदा नहीं हुआ, हम इसलिए अपना गठबंधन तोड़ रहे हैं। जबकि गठबंधन से मायावती जी को ही फायदा हुआ था। समाजवादी पार्टी की सीटें तो 5 की 5 नहीं थी, मायावती जी की 0 से 10 हो गई थी। तो ये जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक प्रेशर बनाने की कोशिश की कांग्रेस के ऊपर, और उसमें शायद थोड़ा सा समाजवादी पार्टी सफल भी हुई, लेकिन कांग्रेस ने भी जिस तरीके से बार बार उस दबाव को मानने से इनकार कर दिया, तो उससे ये लगा कि अब जो सीटें मिली हैं राजीव जी कांग्रेस को लड़ने के लिए, वो कांग्रेस को भी सीटें ऐसी मिली हैं जिन पर कांग्रेस अच्छे तरीके से टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देगी और मजबूत कैंडिडेट्स जो वहाँ वो उतारेगी ये सीटें। अब देखिए, जैसे आप जो वार्ता कर रहे थे, जो इस कमेटी के सदस्य थे सलमान खुर्शीद, उनकी सीट फर्रुखाबाद जो है वो कांग्रेस ने छोड़ दी। और क्यों छोड़ दी कांग्रेस ने? इसलिए छोड़ दी कि सलमान खुर्शीद वहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के मुकाबले कमजोर कैंडिडेट थे। तो यानी कि लक्ष्य जो रखा गया है राजीव जी, वही रखा गया है कि चाहे नेता कितना भी बड़ा हो, शर्त यह है कि वो जीत करके आएगा। लेकिन सलमान खुर्शीद साहब तो बगावती तेवर दिखा रहे हैं यहाँ पे। नहीं, वो बगावती तेवर दिखाते हैं, वो नेता दिखा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने तो उनके लिए सीट नहीं मांगी ना। कांग्रेस ने वो सीट छोड़ दी, यही सोच के सीट छोड़ दी कि भाई इस समय जो है वो नेता का सदन पहुंचे नहीं, वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में किस तरीके से हारे। तो लक्ष्य जो है वो नेता को सदन में पहुंचाना नहीं, लक्ष्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बाहर करना है। तो इस बड़े लक्ष्य के लिए राजीव जी ये सब समझौते जो जिस तरीके से सीट शेयरिंग हुई, ये इस सीट शेयरिंग के पीछे फॉर्मूला सिर्फ यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी भी तरीके से सत्ता से बाहर हो, नेता कोई संसद में पहुंचे या नहीं पहुंचे वो किसी के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं है राजीव जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नेता सदन में पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन पहली बात यह है कि जो पार्टी है वो जीते और भारतीय जनता पार्टी को ये पार्टियां हराएं। यहां इनका लक्ष्य, विपक्ष का लक्ष्य, हमारा लक्ष्य नहीं है दोस्तों। हमारा लक्ष्य तो यही है कि जो खबर है सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। जिन खबरों को यहां जबरदस्ती पेश करके आप लोगों को बरगलाया जाता है, जो झूठी खबरें प्रसारित की जाती हैं, उनसे पर्दा हटाएं हम और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाएं। यही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य पॉलिटिक्स करना नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है वो आप तक पहुंचाना, सच्ची खबरें पहुंचाना, ताकि ये देश जो है वो सही हाथ में, सही दिशा में चले। ये
सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है और तमाम बातें इस पे होती रहती हैं। आप देख लीजिए ईडी ने कितने नेताओं को अंदर कर रखा है, कितने नेताओं को अंदर कर रखा है ईडी ने, लेकिन उनके ऊपर दोष क्या है, चार्ज क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या वो दोषी करार दिए गए? आम आदमी पार्टी के कितने नेता अभी जेल में हैं, आप देख लीजिए। क्या उनके ऊपर किसी ढंग का दोष करार हुआ है? क्या कोई फैसला आया है? नहीं आया है। आप हेमंत सोरेन को भी ताजा उदाहरण देख लीजिए, उनको बंद करके रखा गया है। क्या है, उन्होंने क्या गुनाह किया है? तो आप ट्रायल में नहीं हैं, लेकिन इसलिए आपको अंदर रखा गया है क्योंकि आप मोदी सरकार के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। इसलिए तो इस देश में जो कुछ चल रहा है, इससे बेहतर है कि इस देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र हो। जो दोषी है उसको सजा जरूर मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दोषी को मिलनी चाहिए, निर्दोष को नहीं मिलनी चाहिए। कई ऐसे भी केसेस आते हैं अमलेंदु जी कि वर्षों वो जेल में गुजार आता है, लेकिन उसके बाद मतलब बचपन में गया जब वो 20 साल का था और 40 साल बाद आता है छूटकर। गुनाह क्या की उसने? कुछ नहीं, गुनाह दोष साबित नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति आज की तारीख में पॉलिटिशियंस के साथ दिखाई दे रही है। भगवान बचाए ऐसे, और भगवान ना कहो तो जनता बचाए ऐसे पॉलिटिशियंस से, क्योंकि जनता के हाथ में वो चाबी है, जनता के हाथ में वो अंगूठा है, वो अंगुली है जिसको दबा के बटन, जिससे बटन दबा के आप सरकार बदल सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं। इसलिए जरूरी है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी, जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आपको मताधिकार का इस्तेमाल करने से पहले उस वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है, इसको जरूर चेक कीजिए। और तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आपके लिए, हमारे लिए नहीं, ये पार्टियों के लिए है, इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए है कि जिस भी ढंग से वहां चुनाव हो रहे हो, चाहे बैलेट पेपर से हो कल को या ईवीएम से हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लीजिए। आप वहां से टस से मस मत होइए, इधर से उधर मत जाइए, तो फिर देखिए क्या कुछ होता है। तो बहुत सारी खबरें इस चर्चा में हम आप तक बता रहे हैं, पेश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहां पे हम पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में, और उससे इतर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ छोटी मोटी झलकियां आप तक हम जरूर पेश करना चाहेंगे। मैं चाहूंगा, अपनी टीम से कहूंगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बताया गया है। अभी तक हम बता रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप सुन भी चुके हैं उसमें क्या कुछ बताया गया, ये आप तक हम जरूर पेश करना चाहेंगे। और उसमें ये तो इंडिया गठबंधन की बैठक की तस्वीर है, लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ रहा, आइए जरा देख लेते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट कहा जा रहा है मुझे कि 1 मिनट रुकिए, उसको दिखाते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये उन साथियों के लिए जो बाद में जुड़े हैं, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली में। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुखिया और कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के मुखिया, दोनों। आइए जरा देख लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। तो संक्षेप में ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी।
तो सुन रहे थे आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुकुल वासनिक जो कांग्रेस के लीडर हैं वो बता रहे थे, प्रभारी हैं, और वो बता रहे थे कि कौन कहां चुनाव लड़ेगा, किन किन सीटों पे चुनाव लड़ेगा, आप सब सुन चुके हैं और यही हम बता भी रहे थे। लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी घोषणा इंडिया गठबंधन की तरफ से, केजरीवाल और कहें तो मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों या राहुल गांधी, ये सब अब एक, क्योंकि इस सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, कहा जा रहा था इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, बनने से पहले बिखर गया, नीतीश कुमार उधर चले गए, लेकिन अब अमलेंदु जी ऐसा दिखाई दे रहा है कि मोदी जी के जितने भी तीर हैं वो निशाने पे नहीं लग रहे हैं, ये माना जाए। इसलिए कई बार होता है कि आप चूकने लगते हैं निशाना। आपने एक निशाना लगाया, नीतीश कुमार को अपने खेमे में ले आए और यहां से आपको यह लगा कि अब इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा। सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन से अगर किसी को तकलीफ है तो वो इंसान है नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनकी पार्टी, क्योंकि उनके साथ है। और यहीं से एक डर, एक भय बना हुआ है कि ये गठबंधन अगर आमने सामने की लड़ाई में कूद पड़ता है तो फिर तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। अब आपको दिखाई देता है क्या, क्योंकि निशाने पर तीर नहीं लग रहे हैं। आपने एक निशाना लगाया, वो तीर आप वहां से ले तो आए अपने खेमे में नीतीश कुमार को, जो अभी भी अंदर खाने नाराज हैं, निराश हैं, लेकिन दूसरा तीर भी आपने लगाया, जयंत चौधरी, वो भी नाराज निराश दिखाई दे रहे हैं। आपने ये अपने मित्र मीडिया मंडली के जरिए ये बताने की कोशिश की कि इंडिया गठबंधन जो है वो कमजोर पड़ रहा है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वहां पे क्या स्थिति हो रही है कि अखिलेश यादव आ गए, सीटों की घोषणा हो गई, अरविंद केजरीवाल आ गए, सीटों की घोषणा हो गई। 2 दिन में आप देख लीजिए, 2 से 3 दिनों में ममता बनर्जी जी आ जाएंगी, सीटों की घोषणा हो जाएगी। फिर बचा क्या? अमलेंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी, खासतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चिंता बढ़ रही है और जो उनके तीर निशाने से चूक रहे हैं, असल में हमेशा जो है आपके तीर जो निशाने पे नहीं चूकते हैं, और जब आपकी दृष्टि जो है वो धूमिल होने लगती है फिर तो वो निशाने चूकने लगते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की अब दृष्टि जो है वो धूमिल होती जा रही है और प्रधानमंत्री चीज़ों को अब सही से समझ नहीं पा रहे हैं कि देश अब जा किस दिशा में रहा है। प्रधानमंत्री ने जो देश बदलने की कोशिश की थी, प्रधानमंत्री ने देश बदला भी, आना कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने देश नहीं बदला हो, लेकिन प्रधानमंत्री देश को गलत दिशा में बदला राजीव जी। तो वो गलत दिशा में प्रधानमंत्री ने जो देश को बदल दिया, लेकिन वो देश जो है वो लौट करके फिर अपनी दिशा में आ रहा है। और यही प्रधानमंत्री का संकट है असली राजीव जी, कि वो प्रधानमंत्री ये समझ नहीं पा रहे हैं कि दिशा क्या है अब देश की और राजनीति की दिशा क्या किधर जा रही है। प्रधानमंत्री जो भी चीजें कर रहे हैं या जो भी अपने दांव चल रहे हैं, तो वो उसी तरीके से पुल पे अकेले खड़े हुए नजर आते हैं राजीव जी। जिस तरीके से वो वाराणसी में पुल पे अकेले खड़े हुए नजर आए, वो थे तो एक अकेले सब पे भारी, तो लेकिन वो एक अकेले सब पे भारी नहीं, वो इतनी भीड़ में भी अकेले दिखाई पड़ रहे हैं राजीव जी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले और तनहा दिखाई पड़ रहे हैं। अब स्थितियां ये पैदा होती जा रही हैं। तो जो प्रधानमंत्री चूके हैं राजीव जी, वो चूके अपनी रणनीतियों की वजह से हैं, अपनी नीतियों की वजह से हैं। अगर आपने पूरे 5 साल तक अपने सहयोगियों के साथ मित्रवत व्यवहार रखे होते, आपने अपने सहयोगियों के घरों में ही जो तोड़फोड़ की नीति नहीं अपनाई होती, आपने दूसरे दलों में तोड़फोड़ की नीति नहीं अपनाई होती, तो फिर ये परिस्थितियां प्रधानमंत्री के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा नहीं होती। एक तरफ तो आपने जनता के हित के कोई काम किए नहीं, दूसरी तरफ जो आपके सहयोगी थे, आपने उनके यहाँ भी जो है वो डाके डालने एकदम से शुरू कर दिए, उनके घरों में तोड़फोड़ करना आपने शुरू कर दी। तो ये कुल मिलाकर के ये रणनीति प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने जा रही है। और 2024 के लोकसभा चुनाव का राजीव जी घोषणा होने दीजिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कई बड़े नाम ऐसे होंगे जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किनारे लगाना चाहते हैं, बहुत सौ लगा दिया ठिकाने। वो सब किस तरीके से विद्रोह की स्थिति में आते हैं ये आप देखेंगे राजीव जी। मुझे लगता है ठीक वही परिस्थितियां होंगी जैसे इमरजेंसी जैसी खत्म हुई, वैसी जब बाबू जगजीवन राम और हेमंत बहुगुणा होते वो कांग्रेस छोड़ के बाहर से आ गए थे और उसी दिन से होती वो कांग्रेस की हवा खराब हो गई, जनता पार्टी की हवा बन गई थी। तो यही परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बनने वाली हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी में अपने जिन सहयोगियों का, बड़े जो सहयोगी हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा हैसियत रखते थे, उनका जिस तरीके से दमन किया है, तो ये सारी चीजें राजीव जी अब खुल करके आने वाली हैं। और मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा एक पखवाड़ा जो है वो इंतजार करना होगा। इस देश में बिल्कुल जो माहौल बदला हुआ राजीव जी नजर आएगा। और होली के बाद जब होलिका दहन होगा, मुझे लगता है कि बहुत सी चीजों का दहन हो चुका होगा राजीव जी। होलिका दहन तक इंतजार नहीं करना होगा अमलेंदु जी। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, जो आपको बता ही रहा हूं कि 10 तारीख से लेकर 13-14 तारीख तक, यानी मार्च, अभी से कुछ दिनों बाद, लगभग 15 दिन बाद, जैसे ही घोषणा होगी, आप भगदड़ देखेंगे बीजेपी की तरफ से। और उस भगदड़ में कौन कहां जाता है ये तो अलग बात, लेकिन
कितनी कमजोर होगी बीजेपी, ये भी दिखाई देगा। बात यहां ये नहीं है कमजोर हो कोई या मजबूत हो, बात यहां सबसे बड़ी ये है कि आप पहले से जिस ढंग का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं देश में कि आएगा तो मोदी ही, आएंगे तो हम ही, ये एक माहौल नहीं बनना चाहिए। राजनीति आप करते हैं सही है, लेकिन 50 लाख युवाओं के रोजगार की गारंटी कौन देगा? कल आपने देख लिया उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक युवा जो हैं वो सड़कों पे हैं, उनको पीटा जा रहा है। ये री एग्जाम के नारे लगाए जा रहे हैं कि दोबारा एग्जाम लो, क्योंकि पेपर लीक का मामला है। और आप कर क्या रहे हैं? आप उनकी तरफ जा भी नहीं रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य के घर वो पहुंचते हैं तो उनके ऊपर पुलिस लाठियों की बौछार करती है। ये युवाओं के साथ हो रहा है। जो देश जो है 60% युवाओं का देश है, यहां की आबादी में 60% हिस्सा आज भी युवाओं का है। इन्हीं युवाओं के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार जीत के आए और तीसरी बार वो दंभ भरते हैं कि हम ही जीत के आएंगे। उन युवाओं के साथ आप क्या कर रहे हैं? अग्निवीर योजना के वाले जो हैं युवा और उससे पहले जिनको नौकरियां मिल गई थी, जो सिलेक्ट हो गए थे, आज तक वो इंतजार कर रहे हैं अपने ज्वाइनिंग लेटर का, उसका क्या होगा? और ये ऐसे तमाम युवा जो हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं? भाई साहब, आप तो अपनी जिंदगी जी लिए, आपने अपनी जिंदगी के कुछ गोल्डन ईयर बिता दिए, लेकिन उन युवाओं के आने वाले भविष्य की चिंता आप क्यों नहीं करते हैं? किसानों के भविष्य की चिंता क्यों नहीं करते हैं? एक किसान शुभकरण जिसके सिर में गोली लगी, उसकी चिंता कौन करेगा? क्योंकि वो अकेला था, घर का बच्चा, मां बाप उसके पिता नहीं, और बहन और मां डिपेंडेंट थी इसके ऊपर। ये 23 साल का लड़का, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं अमलेंदु जी, कितनी बातें बताओ, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें हैं जो इस देश में हो रही हैं। कोई भी सरकार रहे, लेकिन वो कम से कम जनता की चिंता तो करे। हवाई महल मित्र मीडिया के साथ आप बनाकर अगर चाहते हैं कि उसी के दम पे, उसी के तहत अगर आप सरकार चलाएं, आगे बढ़ें, तो कम से कम हम जैसे पत्रकार तो आवाज उठाएंगे ही। इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अमलेंदु जी इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए, और आप तमाम साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि और इस खबर के साथ कि डील जो है, यानी ये डील ना भी कहें, डीलिंग तो उधर होती है, लेकिन डील ना भी कहें तो आपसी सहमति बन गई आम आदमी पार्टी के बीच, कांग्रेस के बीच। मित्रवत संबंध यहां एक स्थापित हुआ है इंडिया गठबंधन में, और जिसमें अब केजरीवाल भी पूरी तरह से खुल के आ गए हैं। किन राज्यों में कितनी सीटें एक बार फिर से आपके सामने रख दूं। दिल्ली में 4 और 3 का समझौता, 4 मतलब आम आदमी पार्टी, 3 मतलब कांग्रेस पार्टी। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। हरियाणा में 10 सीटें हैं कुल लोकसभा की, उसमें से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। यूटी है, यूनियन टेरिटरी, आप जानते हैं चंडीगढ़, वहां 1 सीट है और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। यहां की कहानी यहां खत्म होती है। पंजाब के बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यह तय मानिए कि मित्रवत वहां चुनाव दोनों आपस में लड़ेंगे। अब आइए आप गुजरात में कुल 26 सीटें हैं, 2 सीटें भरूच और भावनगर की सीटें दे दी गई हैं आम आदमी पार्टी को। 24 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। चलिए यहां भी किस्सा खत्म, यहां से एक दूसरी कहानी शुरू होगी आपस में साथ साथ चुनाव लड़ने की। और उसके बाद गोवा आइए, गोवा में भी बात जो है वो पक्की इस ढंग से हुई कि गोवा की 2 सीटें, दक्षिण गोवा और उत्तरी गोवा, और दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। गोवा में 1 सीट पर जो दक्षिण गोवा है, उस सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी, जिस उम्मीदवार का नाम अब आम आदमी पार्टी ने वापस ले लिया है। तो एक तरफ एक सितारा जुड़ा था, नाम था अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, दूसरा सितारा जुड़ गया, नाम है इसी इंडिया गठबंधन में, नाम है उसका अरविंद केजरीवाल। तीसरा सितारा इंतजार कर रहा है, नाम है ममता बनर्जी। तो इस अपडेट के साथ इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। अभी से ठीक 55 मिनट बाद हमारी सहयोगी आंचल के साथ देखिए खरी खरी, और उसमें बहुत सारी बातें, बहुत कुछ और भी अपडेट्स के साथ वो आएंगी। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।